दरअसल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समझते हैं कि पूरी कौम बेवकूफ़ है, जाहिल मुतलक है, ना उसको समझ है ना उसकी गिनती है। वो जो 2-4 लोगों को बुला के कह देंगे वो हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अदम एतमाद की जंग में अपोजिशन को वाज़ेह बरतरी हासिल है। कौमी असम्बली इजलास में वो अपनी ताकत का मुजाहरा भी कर चुकी है। हुकूमती इत्तेहादी भी अपना वजन अपोजिशन के पलड़े में डाल चुके। हुकूमत के पास अपने नंबर पूरे नहीं। इत्तेहादियों के जाने से इसकी शिकस्त दीवार पर लिखी नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आखिरी गेंद तक खेलने का फैसला सुना चुके हैं। आज फवाद चौधरी फिर ये दावा कर रहे थे कि जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देखे हैं, इनकी शेरवानियां टंगी की टंगी रह जाएंगी। वो ये दावा किस बुनियाद पर कर रहे हैं इसका पता नहीं, लेकिन अदम एतमाद के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम लगाया है, अवाम इसकी हकीकत पर यकीन करने लगे हैं। अपोजिशन की जीत यकीनी है, लेकिन बयानिए की जंग में देखें तो पीटीआई का पलड़ा बहुत भारी महसूस हो रहा है। दलील इसकी खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को करार दिया जा रहा है, जिसमें तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह बरतरी हासिल की है। इसे सियासी नाक़दीन वज़ीर-ए-आज़म के बयानिए की जीत करार दे रहे हैं। अदम इत्तेमाद को बैरूनी साजिश करार देते हैं, जिस पर अपोजिशन वजाहतें दे रही है, मगर सच ये है कि इसे भी सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि अपोजिशन को बैरूनी ताकतों का अलाकार बनने के ताने दिए जा रहे हैं। इसकी वजह शायद ये है कि इमरान खान के बुग़्ज़ में अपोजिशन ने अमरीकी मौक़िफ़ की हिमायत की है, जिसमें अमरीकी इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत की तरदीद की है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी को खतरात लाहक होने का भी इजहार कर दिया है। एक हल्के का ख्याल है कि इतवार को अपोजिशन जीत सकती है, मगर असल सियासी मुकाबला इसके बाद शुरू होगा। अगर अगले इंतखाबात तक इमरान खान इस बयानी को मकबूल बना पाते हैं कि अपोजिशन ने गैर मुल्की ताकतों की मदद से इन्हें इक़्तिदार से निकाला, तो इसका अपोजिशन को बड़ा सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह हकीकत है या सिर्फ सियासी तज्ज़िये? हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ क्या करने जा रही है? इसका ख्वाब सच्चा होगा और किसका सपना टूटेगा? इसी से आगाज करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम में बड़ा भरपूर पैनल है। आमिर ज़िया साहब, ग्रुप एडिटर, बोल्ड न्यूज़पेपर्स हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और इमरान खान साहब से आज इनकी मुलाकात हुई है, सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, उनमें आमिर ज़िया साहब भी थे। आरिफ हमीद भट्टी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अवामी गुफ्तगू करते हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी भी और तज्ज़ियाकार, और रोज़ाना की तरह बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब भी मेरे साथ हैं। आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो बताएं क्या बातें हुई हैं प्राइम मिनिस्टर से? अच्छा, बातें तो कुछ आपने मेरे ख्याल में वो इशारे दे दिए। 2-3 चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक तो ये जो लोग समझते हैं कि जी हुकूमत बहुत शदीद दबाव का शिकार है, वो बिल्कुल है। और जो कुछ हमने देखा कि नेशनल असम्बली में जो नंबर गेम है, उसमें इस खिलाफ जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब है भरपूर तादाद उसकी नज़र आ रही है, मेजॉरिटी नज़र आ रही है। लेकिन मुझे भी हैरत हुई, मेरे साथ जो और दीगर मीडिया के लोग थे उन्हें भी हैरत हुई कि इमरान खान साहब का सुकून, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो वैसे की वैसे ही है, उनका एतमाद जो है वो वैसे के वैसे ही है। और जिस तरह से वो बात कर रहे थे कि अब भी उनका कहना ये कि जी इतवार को आप किसी गैर मुतवक्को चीज़ की, किसी सरप्राइज़ की तवक्को रखें, जिस पर लोगों ने सवाल किया कि जनाब क्या आप क्या करेंगे ऐसा कि खेल की बाजी पलट जाए। वो कहते ये कप्तान जो है अपनी हिकमत अमली किसी को नहीं बताता। तो ये तो ऑन अ लाइटर नोट था, लेकिन साथ साथ वो कह रहे हैं कि हम सारे ऑप्शंस देख रहे हैं कि इतवार को हमें क्या करना है, हफ्ते का दिन भी हमारे लिए बहुत अहम है। लेकिन ज़ाहिर है कि उस पर उन्होंने हुकूमत की जो हिकमत अमली है उस पर रोशनी नहीं डाली कि वो सरप्राइज़ का एलिमेंट जो भी है उनके पास, जितने भी कार्ड्स हैं, अब वो मेरे ख्याल में ही इज़ प्लेइंग वेरी क्लोज टू हिज चेस्ट, उस लोगों को जाके बताना नहीं चाहते। तो एक तो ये बात है। दूसरा फिर हम आ जाते हैं कि जी जो बैरूनी साजिश का जो जिक्र हुआ उसके ऊपर कुछ बात हुई, और उसमें ज़ाहिर है कि उन्होंने कहा कि जी ये वाली चीज़ जो होती है कि किसी भी दुनिया के मुल्क में इस तरह की जो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है वो नहीं होती, ना बर्दाश्त की जाती है। अनप्रेसिडेंटेड है कि जिस तरह से मतलब है कि हमारे सफारतकार को बुलाया गया और उसको जो एक पैगाम दिया गया, उस मीटिंग का मकसद यही था कि एक मैसेज जो है वो कन्वे किया जाए। और वो मैसेज कन्वे यही था कि जी अगर आप इमरान खान साहब को हटा देंगे तो उसके बाद पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे और पाकिस्तान के जो करदा और ना करदा गुनाह हैं वो माफ़ हो जाएंगे। इसमें कुछ उर्दू की लफाजी मैं खुद कर रहा हूँ, ज़ाहिर है कि उन्होंने ये करदा और ना करदा गुनाह नहीं कहे थे, क्योंकि जो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा, उसके बाद जो भी कोई भी जो नया सेटअप आएगा मुझसे ताउन करेंगे जी। इसके अलावा फिर मैं आगे भी गुफ्तगू करूंगा जब आप कोई और सवाल नहीं आप बताएं सर, यही तो सारे, यहीं से तो सारा प्रोग्राम चलना है कि असल बातें क्या हुई हैं। अच्छा, एक ये दूसरी उनकी जो मैसेजिंग थी वो ये थी। फिर तीसरी जो मेरे ख्याल में बहुत अहम बात है हमारी अपनी सियासत के हवाले से, उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान के अवाम ने देखा, जिसको वो बड़े कहते हैं इस्तेमाल करते हैं थ्री स्टूजेस, या वो जिनको कहते हैं कि मुबैना तौर पे
لٹیرے خاندان ہیں، وہ سیاستدان کے جنہوں نے اس ملک کو پامال کیا، اس کی ملک کی دولت لوٹی، جب لوگوں نے ان کو ایک ساتھ جڑا ہوا دیکھا اور اس کے بعد جب دیکھا کہ جی تحریک عدم اعتماد داخل ہو گئی، تو اس کے بعد سے ان کی مقبولیت کا گراف، انہوں نے کہا کہ میں نے 25 سال سیاست کی ہے، میری پارٹی کبھی بھی اتنی مقبول نہیں ہوئی جتنی آج ہے، کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے وہ روٹھے ہوئے لوگ جو بہت پہلے ہم بالکل غیر فعال ہو گئے تھے، وہ بھی اب جو ہے عوامی سطح کے اوپر ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، ہم سے رابطے کر رہے ہیں، اور اس کی ایک جو نشاندہی کی، ایک تو خیر وہ جو جلسہ کیا تھا اسلام آباد کا جو کہ تاریخی تھا، اس کے اعتراف جو ان کے نقاد ہیں، حمایتی سبھی کرتے ہیں، لیکن ان کا جو ابھی خیبر پختونخوا میں سیکنڈ فیز جو لوکل باڈیز الیکشن کا ہوا، اس میں جس طرح کی انپریسیڈنٹڈ ایک کامیابی ہوئی، اور ان علاقوں سے ہوئی، ان حلقوں سے ہوئی کہ جو تاریخی اعتبار سے نون لیگ کا گڑھ سمجھے جاتے تھے، ہزارہ بیلٹ کی اگر آپ بات کریں، اور واقعی یہ بات ہوئی ہے وہاں پر، تو یہ پھر جو میرے خیال میں عمران خان جو ہے وہ عوام کی تائید پر اور عوام کی اس پہ حمایت پہ بھروسہ کر رہے ہیں، جو ان کا بہت وہ ہے، اور ان کا آخری جو میرے خیال میں ایلیمنٹ ہے جو بات کرنے کا، کہتے ہیں جو دکھ کی بات ہے پاکستان کے لیے اور ہم سب کے لیے، ہماری قوم کے لیے ہونی چاہیے کہ بدعنوانی پہ وہ پبلک آؤٹریج آپ کو نظر نہیں آتا، کہ دنیا کے اور ملکوں میں بقول انہوں نے مثالیں دی کہ برطانیہ میں کہ جہاں مطلب تمام دنیا کے جو منی لانڈرر ہیں پناہ لیتے ہیں، لیکن جب ان کا کوئی پبلک آفس ہولڈر کوئی اس طرح کی کرپشن کرتا ہے، وہ 2000 پاؤنڈ کی ہو، اس کو جناب 3 برس کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتے ہیں، انہوں نے کئی مثالیں دے کر بتایا، لیکن ہماری اپیٹائٹ ایسی ہے کہ منی لانڈرنگ میں اربوں روپے کی چوری ہوئی بھی ہے، اربوں روپے کے جو ہے مطلب احساسے نظر آ رہے ہیں، لیکن جو ہے کچھ ہو نہیں سکتا، اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اتنے فعال نہیں ہیں، ادارے جو ہیں اس طرح سے کام نہیں کر رہے، تو یہ ان کا ایک میرے خیال میں ایک اور پیغام تھا کہ اصل جو ہے کہ ہائی مورل گراؤنڈ پہ جس طرح سے ہمیں لڑنا چاہیے ہم نہیں لڑ پاتے۔ ٹھیک ہے، اچھا اروند بھٹی صاحب، آپ تو عوامی جی بھٹی صاحب ابھی جس طرح عامر زیاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ابھی بھی بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں کہ 2 دن کے بعد وہ بچ جائیں گے، عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو سکتی ہے، اور یہ کہ انہوں نے تاش کے پتے ابھی بھی شو نہیں کیے، تو بھٹی صاحب کیا لگ رہا ہے، کیا عمران خان صاحب کے پاس اب کیا آپشنز بچے ہیں، کس طرح سے؟ اتحادی تو انہوں نے 173 بندے دکھا دیے پارلیمنٹ میں، اب عمران خان صاحب کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جس سے ان کو وہ پر امید ہے؟ دراصل وزیر اعظم عمران خان سمجھتے ہیں کہ پوری قوم بیوقوف ہے، جاہل مطلق ہے، نہ اس کو سمجھ ہے نہ اس کی گنتی ہے، وہ جو 2-4 لوگوں کو بلا کے کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا۔ ایک تو میری اطلاع ہے سخت دباؤ کا شکار ہے، اس کا میں مثالوں کے ساتھ واسطہ کروں گا۔ وہ وزیر اعظم جو کہتا تھا میں سودے بازی نہیں کروں گا، وسیم اکرم پلس اس نے اس سے استعفیٰ لے لیا۔ اگر دباؤ نہیں تھا یہ کیا تھا؟ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں میرے منرف اراکین ضمیر فروش ہیں، غدار ہیں، ان کے بچوں کی شادیوں نہیں ہوگی، دوسری طرف کہہ رہے ہیں اللہ کے واسطے میری طرف آ جائیں، تو کیا ان کے سارے شرک معاف ہو جائیں گے؟ کیا ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ وہ یہ کیسا اسلام لا رہے ہیں یہ کہ جو ان کی تائید کر دے وہ مسلمان ہو گیا، جنت میں چلے گیا، جو ان سے اختلاف کرے وہ دوزخ کے واجب ہو گیا۔ یہ عمران خان سمجھتے کیا ہے خود کو؟ میں ان سے زیادہ دین کو سمجھتا ہوں۔ دوسری بات، اب وہ فرما رہے ہیں کہ آخر میں سرپرائز دوں گا۔ ایک مجھے اسامہ، بابر، عامر ضیاء سب تینوں بتائے، 100 سکور رہ گیا، 1 اوور باقی ہے، 36 گیندے ہیں، میں ان کی اس جاہل مطلق کی اس لاجک کو کیسے مان جاؤں؟ میرے بھائی جو بظاہر نمبر گیم ہے، کہتے ہیں کپتان اپنی اسٹریٹجی نہیں بناتا، وہ کپتان ایسا سٹوپڈ ہوتا بھی نہیں ہے۔ باہر کی وہ مثال دیتے ہیں، باہر لوگ ریزائن دے دیتے ہیں ادھر منی لانڈرنگ پہ، باہر اگر کسی پرائم منسٹر کے خلاف عدم اعتماد میں نمبر گیم 172 کی بجائے 177 آ جائے تو وہ پرائم منسٹر آدھا منٹ بھی نہیں رہے گا، وہ آخری گیم تک نہیں لڑے گا۔ گیم کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ فاؤل ان کے لیے جائز ہے، کرپشن ان کی ٹیم کے لیے حلال ہے، غیر قانونی کام ان کی ٹیم کے لیے حلال ہے۔ مجھے بتائے، میں خود کہتا ہوں کسی بھی ملک کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری سیاسی حکومت کو چینج کرے، لیکن امریکہ سے پہلے 3 گروپ ان سے ناراض ہو چکا۔ امریکہ سے پہلے یہ 6 مارچ کو خط آیا، اس کے بعد علیم خان ان سے ناراض ہو چکا، اتحادی جماعتیں آپ ساتھ لے کے نہیں چلے۔ آپ مجھے بتائیں 3.5 سال آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑی محنت کی، کوئی ایک بتائیں پیپلز پارٹی کا بندہ، نون لیگ کا آدمی جو ایم این اے جن کا ووٹ ہونا ہے، وہ ایک بندہ آپ کو ملا ہو، اسامہ صاحب کو، عامر ضیاء صاحب، بابر صاحب کو، تمہارے تیسرے بھائی کو،
जिसने कहा कि इमरान खान की जिंदगी खतरे में है, अल्लाह इसको बचाए, मैं ना अब इमरान खान को वोट दूंगा। भाई व्हाट इज दिस भाई, इस मुल्क में किसकी जिंदगी खतरे में नहीं है? मौलाना फजलुर रहमान जैसे साहब पर 3-4 हमले हो चुके हैं। इस मुल्क में गुलशन पार्क में खुदकश हमला हुआ था, 100 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। तुम्हारे पास तो इमरान खान साहब कमांडो हैं, सरकारी वसाइल है, इधर तो कोई पता नहीं किस बैंक के बाहर ब्लास्ट हो जाए, किस चौक में ब्लास्ट हो जाए, किस मस्जिद में ब्लास्ट हो जाए, किसी इमाम बारगाह में हो जाए, किसी घर में हो जाए। अच्छा। मेरा ख्याल है वजीर आजम साहब अब लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ें, समझे, और आप अच्छा। आपने अपने बंदों को उन्होंने कॉल दे दिया। मुझे बताएं, बाहर ये 20 लाख बंदे ले आते हैं, 20 करोड़ ले आते हैं, अंदर 172 बंदों का वोट काउंट होंगे। सही है। ये मुनासिब नहीं है कि आप हुकूमत जाए और तसादम की तरफ आ जाए। दूसरे मुल्क को इजाज़त नहीं, लेकिन इनके कहने पे सारे लोग मुल्क दुश्मन हो जाए, ऐसा नहीं होता। जो इनसे इख्तलाफ करें नहायत अदब एहतराम से अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए आईनी रास्ता अख्तियार करें, अच्छा, एफर्ट्स करें। लेकिन एक तरफ ज़मीर फरोश कहते हो, उनके बच्चों की शादियां तोड़ा रहे हो, दूसरी तरफ कहते हो फिर मेरी तरफ आ जाओ। अच्छा, वो तो एम बुरी है, कहते हो मेरे पास नहीं है। 50 से ज़्यादा मुलाकातें कर चुकी हैं, गवर्नरशिप आप उनको ऑफर कर चुके हो, 3 मिनिस्ट्री उनको कर चुके हो, काफ लीग के 7 या 10 बंदों को तुम वजारत आला दे चुके हो। अब मुझे उसामा गाजी बताए 25 करोड़ ज़्यादा के पंजाब की वजारत आला ज़्यादा कीमती चीज़ है। मैं एक बंदे को 15 करोड़ 25 करोड़ दे के खरीदता हूँ, दूसरे को मैं कहता हूँ भाई तेरे सिर्फ 8 बंदे हैं, मेरे 180 हैं, तो तू वजारत आला ले ले। 25 करोड़ को ज़्यादा आप प्रेफर करेंगे कि वजारत आला पंजाब को? उसामा गाजी, आपसे मैं सच की तो कर रहा हूँ। नहीं सर, देखिए वो तो आपने मुश्किल में ना डाले कि पैसा सर अगर जा रहा है तो गलत तरीके से जा रहा है, ये तो सबके सामने हो रहा है ना। ये तो एक सियासी लेन देन, सियासी समझौता है जिसको इमरान खान साहब ने कहा है। कप्तान का तो पता नहीं, लेकिन भट्टी साहब आज आप खूब फॉर्म में हैं, खूब जाराने आप खेल रहे हैं, आपने तो हर तरफ चौके छक्के लगा दिए और काफ़ी ज़्यादा आज आप फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लेकिन गुलाम मुख्तार साहब, नहीं, अब आपसे मैंने राय पूछी है क्योंकि ये मुल्क ज़मीर फरोशों का ना, जो इमरान खान के कलमे पड़े वो तो वाकई जन्नत का अहल हो गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 25 करोड़ रिश्वत देना गलत है। ज़मीर की फरोख्त की सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक पार्टी का बंदा एक बंदे को खरीदने के लिए 25 करोड़ देता है, एक दूसरे पार्टी का बंदा दूसरे बंदे को साथ मिलाने के लिए वजारत आला की ऑफर कर देता है। आप किसको प्रेफर करेंगे? अगर मैंने जो बिकना हो बाजार में, मुझे कहाँ बिकना चाहिए? चलो उसामा गाजी की मैं बात मानता हूँ। नहीं सर, आप कहीं ना बिके सर, आप हमारे मुझे बताएं मुझे कहाँ बिकना चाहिए? नहीं, आप नहीं बिक सकते। लेकिन बहरहाल सियासत में तो सर फिर ये ओहदे जो है बड़ी चीज होते हैं ना, इसीलिए तो आते हैं मिनिस्ट्री के लिए, वो झंडे के लिए, वजारत आला के लिए, वो ज्यादा है। नहीं सर, एक नहीं है, ना एक नहीं है, एक नहीं है, पैसे रुपए देना अलग है। ऐसे किसी को से प्यार करते हैं। बाबर डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं, मसला ये है वो कोई गैर आईनी गैर कानूनी नहीं है। नहीं सर, नहीं, दो चीजों को मिक्स ना करें। एक चीज गैर कानूनी गैर आईनी है, एक कहीं आइन में नहीं खरीदा तो नहीं ना सर। एक गिव एंड टेक है, सियासी तौर पर आपने उनको अपने साथ में लाया है, वो तो रिश्वत है, गलत है। पैसा दे रहे हैं आप किसी को, बिल्कुल। और कहाँ आइन में सर, आइन में कहाँ लिखा है? कानून में उसकी लॉयल्टी खरीद ले, ये आपका कानून आइन में कहाँ लिखा है? कानून और आइन में कहाँ लिखा है कि जनाब आप किसी को वजारत आला इस तरह इत्तेहादी को ऑफर नहीं कर सकते? हाँ, ये जरूर कानून में लिखा है कि आप पैसे नहीं दे सकते। अच्छा, आमिर ज़िया साहब कुछ कहना चाहते? जी आमिर ज़िया साहब। जी, मैं कह रहा हूँ ये जो भट्टी साहब ने सवालात उठाए, बहुत सारे सवालात वहाँ वज़ीर आज़म साहब से उठाए गए थे, जिसको उन्होंने जवाब भी दिया। और उसमें एक जो बड़ा वो जवाब था कि ये जो तनकीद एक आइडलिज्म है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब में आइडलिज्म है, जिसको बाज़ लोग नादानी कहते हैं और बाज़ जो है ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो मुझ जैसे नाचीज़ की राय ये है कि जी आइडलिज्म है। और वो उनका कहना ये कि जी जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की एक कोई अमली मुश्किलात हैं, उससे आप बुलंद होकर तो नहीं खेल सकते। आप ज़ाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया की सियासत बकौल उनके हम पाकिस्तान में तो नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान में पाकिस्तान की सियासत करेंगे। जब एक तरफ फॉरेन इंटरफेरेंस, फॉरेन बैकिंग के साथ मुबैना जो है एक रिजिम चेंज की बात हो रही हो, तो उसके मुकाबला आप किसी तरह से तो करेंगे। या तो आप हथियार डाल दें, छोड़ के बैठ जाएं और किसी बड़ के दरख्त के नीचे बैठकर आप कुपा जमा लें और कहें जी बस ठीक है हमने छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दी और हमने दुनिया जो है इन लोगों को दे दी कि जो बकौल उनके बदनवान हैं और जो जिन्होंने इस मुल्क को लूटा। या आप इस सिस्टम में रहते हुए कि जहाँ पर करप्शन को कंडोन किया जाता है, करप्शन को बर्दाश्त किया जाता है और जहाँ पर इदारों में कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है अकाउंटेबल करने की, तो वहाँ पर जनाब फिर इसी तरह के आइडियल सिचुएशन तो नहीं है कि जहाँ पर मतलब है 3 साल से क्या इससे पहले से केसेस चल रहे हैं
لیکن کیسز کا کلوجر نہیں ہوتا. آپ وائٹ کالر کرائم کی بات کرتے ہیں, یہاں تو قاتل جو ہے اس کو آپ جو ہے جیل میں نہیں رکھ سکتے, اس کو آپ جو ہے سزا نہیں دلوا سکتے. تو یہ آپ کی تلخ حقیقتیں ہیں. اس میں ایک فرد جو کوئی بھی آپ اس کو کہیں ایماندار ہو, بھٹی صاحب کو ہم بنا دیں جی وزیر اعظم کل کو, تو یہ بھی میرے خیال میں مجبور ہوں گے, یا تو یہ چھوڑ دیں گے غصے میں آگے کہیں گے میں جا رہا ہوں, یا پھر یہ مقابلہ کریں گے اس میں کہیں نہ کوئی سے کوئی حکمت عملی نکال رہے ہوں گے اور جناب معاملہ چلتا رہے گا. تو میرے خیال میں یہ سوال ہوئے تھے ان سے جس کو انہوں نے کچھ اسی طرح سے, ظاہر ہے کہ زیادہ تفصیل سے انہوں نے جواب دیا, میں نے تو ایک بہت کوشش کی کہ ایک دو لائنوں میں 4 لائنوں میں بتا دوں. غلام مرتضیٰ صاحب, آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں, آج بھٹی صاحب, احمد رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, میں چاہوں گا کہ ان سے سوال اگر ہو. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمیں بھٹی صاحب نے, عامر رضا صاحب نے جوائن کیا. غلام مرتضیٰ عامر صاحب ساتھ ہیں, ہم زیادہ میرے خیال میں عامر رضا صاحب کرپشن عمران خان کی کرے جائز, کرپشن نون لیگ کرے, پیپلز پارٹی کرے نجائز, حرام, الراشی والمرتشی. عامر رضا صاحب ایک بات بتائے, 3.5 سال میں کون سے محکمے میں عمران خان اصلاحات لائے ہیں؟ کیا 3.5 سال جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں کرپشن ختم ہو گئی ہے؟ اگر نہیں ہوئی تو کسی ایک بندے کو انہوں نے سزا دی ہو, کوئی ایک مثال. کرپشن مدینے کی ریاست والے کا ریفرنس دینا بڑے بنیادی سوال ہیں یہ, بالکل جو سوال آپ کے ذہنوں میں بھٹی صاحب, مدینے کی ریاست والے کے ایک سمت میں نہیں چلتے. میں پورا ماضی نہیں کھولنا چاہ رہا, دراصل مجھے یہ بتا دیں کس کس محکمے میں وہ اصلاحات لائے. یہ تو خیر 3.5 سال میں کہاں ان سے ہونا چاہیے کہ کیا کیا.